बकरीद आने वाली थी। 30 दिसंबर 2006 की सुबह पूरी दुनिया के मुसलमान इस त्योहार की तैयारियों में लगे थे। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ और ही कहानी लिख रही थी। इराक के एक ठंडे, स्याह और सख्त सीमेंट के कमरे में हल्की सी रोशनी पसरी हुई थी। उसी रोशनी में एक शख्स पूरे गौरव के साथ सीना ताने खड़ा था। सफेद शर्ट, गहरे रंग का ओवरकोट और चेहरे पर वही रुआब जो कभी पूरी कौम पर भारी पड़ता था। कमरे में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो अपने चेहरों को छिपाए हुए थे। जल्लाद भी तैयार थे। सबकी आंखें एक ही इंसान पर टिकी थीं, सद्दाम हुसैन। वही सद्दाम जिसका नाम सुनकर एक दौर में पूरा इराक थरथरा जाता था, आज उसी के लिए फांसी की तैयारी चल रही थी। तारीख थी 5 नवंबर 2006। बगदाद की अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया, फांसी। उस पल कोर्ट रूम में एक अजीब सन्नाटा पसर गया था। मीडिया के कैमरे झूम इन कर चुके थे। सब उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। सद्दाम ने बेहद ठहराव के साथ कुरान की एक आयत पढ़ी। उसका मतलब था, जो सच्चे होते हैं उन्हें मौत से डर नहीं लगता। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो कहना चाहता हो, मैं सद्दाम हुसैन हूं और मैं किसी से नहीं डरता। फिर आया वो दिन, 30 दिसंबर, फांसी का दिन। सद्दाम को जैसे ही तख्ते पर चढ़ाया गया, भीड़ में से किसी ने ताना मारा, दजला नदी का कत्लेआम याद है? सद्दाम बिना डरे पलटा और बोला, मैं इराक का राष्ट्रपति था, मैंने देश को बचाने की कोशिश की थी। इसके बाद उसने अपनी जैकेट ठीक की, कॉलर उठाया और पूरे आत्मसम्मान के साथ अंतिम बार दुनिया को देखा। फिर एक गहरी सांस ली और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए कलमा पढ़ा। दूसरी बार कलमा दोहराने से पहले ही फर्श उसके पैरों के नीचे से हट चुकी थी। फंदा कस चुका था और वो हवा में झूल गया। लेकिन उसकी वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान जैसे अब भी कमरे में गूंज रही थी। वो ना टूटा न झुका। इसलिए आज भी जब मिडिल ईस्ट के इतिहास की बात होती है तो सद्दाम हुसैन का नाम सबसे पहले आता है। उसका अंत जितना सनसनीखेज था, उतनी ही दिलचस्प उसकी शुरुआत भी थी। 1950 के दशक तक इराक एक उथल पुथल वाला देश था। तख्ता पलट, बगावतें, अलग अलग गुटों की लड़ाइयां। लेकिन इन सब के बीच एक नौजवान धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा था, जो बाद में उस मुल्क का तानाशाह बना। और यही तो वजह है कि सद्दाम की कहानी सिर्फ इराक की नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट की एक अहम कड़ी है। वो इंसान जिसने सत्ता के लिए कुछ भी किया, लेकिन अंत में मौत को भी सीना ठोक कर गले लगाया। अंग्रेजों ने भले ही इराक की जमीन छोड़ दी थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वहां की सत्ता अब भी उन्हीं की उंगलियों पर रही थी। राजधानी बगदाद में फैसले उन्हीं के इशारों पर लिए जा रहे थे। मगर 1958 में एक बड़ा धमाका हुआ। अब्दुल करीम कासिम नाम के एक फौजी अफसर ने कुछ साथियों के साथ तख्ता पलट कर डाला। सत्ता पलट गई, पुराने हुक्मरानों की नींव हिल गई। इस बदलाव से कुछ लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई तो कुछ नाराज भी हो गए। उसी दौर में अरब दुनिया में एक नाम काफी गूंज रहा था, बाथ पार्टी। यह पार्टी भले सीरिया में शुरू हुई थी, लेकिन इसके सपनों में पूरा अरब एक था। यह पार्टी उन गोरों के खिलाफ खड़ी थी जिन्होंने अरब को बांट कर रखा था। मगर जब इराक में अब्दुल करीम कासिम सत्ता में आया तो बाथ पार्टी को लगा कि अब अरब एकता की तरफ कदम बढ़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कासिम ने इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर से जुड़ने के बजाय अकेले हुकूमत का सपना देखना शुरू कर दिया। उसने बाथ पार्टी की एक ना सुनी और जो भी उस पर सवाल उठाता या अरब एकता की बात करता, उसे कुचल देता। धीरे धीरे कासिम कम्युनिस्टों के नजदीक चला गया। यह बात पार्टी को बेहद नागवार गुजरी। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा एक नौजवान के सीने में धधक रहा था। नाम था सद्दाम हुसैन। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन इरादे बड़े से बड़े तख्त हिला देने वाले थे। कासिम को अब और नहीं देख सकता मैं जिंदा। उसने एक रात अपने साथियों से कहा और हथियार उठा लिए। या तो मैं रहूंगा या वो। साल था 1959 और तारीख थी 7 अक्टूबर। बगदाद की अल रशीद स्ट्रीट पर प्रधानमंत्री कासिम की गाड़ी के आने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही गाड़ी पास आई, चलाओ, एक के बाद एक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सड़क पर चीख पुकार मच गई। गाड़ी छलनी हो गई। ड्राइवर मारा गया
कई अफसर घायल हो गए, लेकिन कासिम वो किसी चमत्कार की तरह बच निकला। इस पूरे हमले में सद्दाम खुद भी जख्मी हो गया। उसे गोली लगी, लेकिन वो लहूलुहान हालत में भी भाग निकला। पहले इराक के उत्तर में छुपा, फिर बॉर्डर पार कर सीरिया पहुंचा और आखिर में इजिप्ट में पनाह ली। इधर इराक में सद्दाम का नाम अब लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। वो जो गोली चला के बच निकला था ना, वही लड़का सद्दाम, लोग विस्पर करते थे। और वहीं से शुरू हुई उसकी अगली चाल, तख्त पलटने की साजिशें, सत्ता छीनने की तैयारी। अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाला था। एक बात तो तय थी, ये लड़का अब कुछ भी कर सकता था। अमेरिका और ब्रिटेन ने जब देखा कि अब्दुल करीम, जो उस वक्त इराक का प्रधानमंत्री था, वो धीरे धीरे कम्युनिस्टों के नजदीक जा रहा है और कल को वो रूस से भी हाथ मिला सकता है, तो उनके माथे पर शिकन आ गई। उन्हें लगा, अगर अब्दुल करीम रूस से मिल गया तो ये पूरा इलाका हमारे हाथ से निकल जाएगा। बस फिर क्या था, एक सीक्रेट प्लान बना। CIA ने बाथ पार्टी के कुछ लीडर्स से बात की और उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मकसद साफ था, अब्दुल करीम को सत्ता से हटाना। और यह सब हुआ साल 1963 में। तख्ता पलट हुआ, अब्दुल करीम की हुकूमत खत्म और सद्दाम की वापसी। अब इसी मोड़ से सद्दाम की कहानी में पहला मोड़ आया। वही सद्दाम हुसैन जिसका जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक बेहद गरीब गांव अल अफजा में हुआ था। गांव टिकरित के पास था और सद्दाम एक सुन्नी परिवार से था। पिता ने बचपन में ही साथ छोड़ दिया था। मां ने बहुत मुश्किलों से पाला। सौतेले बाप से रोज की पिटाई से तंग आकर एक दिन भागकर अपने चाचा के पास बगदाद चला गया। अब इस चाचा का किरदार बड़ा दिलचस्प है। यह आदमी फौज में था और बाथ पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसी ने सद्दाम को अरब एकता और राजनीति का मतलब समझाया और ये बातें दिल पर ऐसी लगीं कि सद्दाम ने भी बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। देखते ही देखते वह पार्टी के यंग और पैशनेट नेताओं में गिना जाने लगा। मगर कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद सद्दाम की जिंदगी में सिर्फ बारूद, खून और साजिशें बची थीं। फरवरी 1963 में बाथ पार्टी ने इराक की सत्ता हथिया ली, लेकिन यह जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। पार्टी के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए। कोई फौजियों से मिला, कोई खुद को नेता समझने लगा। सिर्फ 9 महीने बाद नवंबर 1963 में पार्टी के अंदर ही एक गुट ने तख्ता पलट कर दिया। सद्दाम और उसके करीबियों को सत्ता से बाहर कर दिया गया। फिर 1964 में एक और बड़ा झटका। उस पर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने का झूठा इल्जाम लगा और जेल में डाल दिया गया। लेकिन अंदर सबको पता था कि यह आदमी बाथ पार्टी को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए हुकूमत डरी हुई थी। पर किस्मत भी सद्दाम की कहानी का अहम किरदार थी और वही हुआ। 1966 में जेल से फरार हो गया सद्दाम। भागकर सीधे अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने में लग गया। उसने यंग लीडर्स को जोड़ा, पार्टी को रिबिल्ड किया, खुफिया तंत्र मजबूत किया और सेना में अपने लोग सेट कर दिए। और फिर वही मेहनत रंग लाई साल 1968 में। 17 जुलाई 1968 को बाथ पार्टी ने प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान आरिफ के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट कर दिया। सद्दाम ने फौज और खुफिया एजेंसियों को इतनी सफाई से कंट्रोल में लिया कि विद्रोह एकदम कामयाब रहा। इनाम में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, मगर भैया उसे चाहिए थी पूरी ताकत। कुछ सालों तक वो पर्दे के पीछे से राज चलाता रहा। फिर एक दिन देखा कि उस वक्त के प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बक्र अब बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। तो जैसे ही मौका मिला उन्हें किनारे किया और 16 जुलाई 1969 को खुद प्रेसिडेंट बन बैठा। और ये सिर्फ शुरुआत थी। पार्टी में जिन 62 नेताओं को शक था कि वो विरोध कर सकते हैं, उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया। सद्दाम ने खुद पार्टी मीटिंग में खड़े होकर कहा, अगर कोई मेरे खिलाफ है तो उसका यही अंजाम होगा। उन 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहीं गोली मार दी गई। पूरे इराक में एक डर का माहौल बन गया। अब कोई सद्दाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद ही सद्दाम के पड़ोसी ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसी साल ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ गए।
अब सद्दाम को डर था कि इराक की बहुसंख्यक शिया आबादी भी कहीं क्रांति ना कर दे, क्योंकि खुमैनी की नजर भी इराक पर थी। इसी डर में बिना ज्यादा सोचे सद्दाम ने सितंबर 1980 में ईरान पर हमला कर दिया। प्लान यह था कि 2 हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जंग 8 साल तक चली। 8 साल, 10 लाख लोग मारे गए, इराक की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। अंत में 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। कोई भी आधिकारिक तौर पर जीता नहीं, लेकिन सद्दाम ने टीवी पर आकर खुद को विजेता घोषित कर दिया। और इसके बाद जो सद्दाम ने किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। बगदाद की गर्मियों में वैसे भी मौसम सुलगता रहता है, लेकिन 5 जुलाई 1990 की उस दोपहर में तो जैसे हवा में भी बारूद घुला हुआ था। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एम्बेसडर एप्रिल ग्लास्पी को अपने महल में बुलाया था। एक ऐसा महल जहां हर दीवार सत्ता की कहानियां सुनाती थी और हर कोना जैसे किसी तूफान के आने की गवाही दे रहा था। सद्दाम, जो अपनी कड़क निगाहों और रौबदार आवाज से सामने वाले को सहमा देता था, अब सामने बैठे अमेरिका के सबसे भरोसेमंद प्रतिनिधि से बात करने वाला था। एप्रिल ग्लास्पी, जिन्हें अरब मामलों की अच्छी समझ मानी जाती थी, दुनिया के सबसे जिद्दी और बगावती लीडर के सामने बैठी थी। सद्दाम ने बिना किसी भूमिका के सीधा बोलना शुरू किया। मैं आपको यहां इसलिए बुलाया है ताकि अमेरिका को एक साफ साफ संदेश भेजा जा सके। अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश रची गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बातचीत तब हो रही थी जब इराक ने अभी तक कुवैत पर हमला नहीं किया था, लेकिन तनाव की चिंगारी हवा में तैर रही थी। सद्दाम ने ग्लास्पी से कहा, जब हमें ईरान के खिलाफ लड़ाई में मदद चाहिए थी तब अमेरिका हमारे साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही हमने फाओ प्रायद्वीप को आजाद कराया, अमेरिका का रवैया बदल गया। फाओ प्रायद्वीप यानी बसरा का वो इलाका जो शत अल अरब नदी से सटा है, इतिहास में कई जंगों का गवाह रहा है। सद्दाम ने कहा, अब जब हम अपने देश को खड़ा कर रहे हैं तो अमेरिका, कुवैत और उसके खाड़ी देशों के दोस्त मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया, तेल की कीमतें गिरवाई जा रही हैं ताकि हमारी कमर टूट जाए। हमने 8 साल तक खून बहाया है, अब अगर कोई हमारे पेट पर लात मारेगा तो जवाब देना हमारा हक है। फिर बात आई कुवैत पर। जब हम ईरान से लड़ रहे थे तब कुवैत ने हमारी मदद की, अब वही हमारे खिलाफ खड़ा है। हमने कई बार बात की, समझाने की कोशिश की, लेकिन अब अगर वो नहीं समझे तो फिर हमारे सैनिक सरहद पर हैं, अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस पर एम्बेसडर ग्लास्पी का जवाब था, अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सद्दाम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, वो मुस्कान जैसे किसी साजिश की शुरुआत की पुष्टि कर रही हो। ग्लास्पी ने आगे कहा कि कुवैत के प्रधानमंत्री जल्द ही बातचीत के लिए बगदाद आएंगे। सद्दाम ने सीधे कहा, ठीक है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, लेकिन अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और वो रास्ता जल्द ही साफ हो गया। कुछ ही दिनों बाद 2 अगस्त 1990 को रात के करीब 2 बजे 1 से 1.5 लाख इराकी सैनिक भारी टैंकों और हेलीकॉप्टर्स के साथ कुवैत की सरहद पार कर गए। देखते ही देखते कुवैत पर हमला हो गया। दरअसल सद्दाम ने इससे पहले कुवैत और अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी थीं, जिनमें प्रमुख मुद्दे थे तेल, सीमा विवाद और युद्ध के दौरान दिया गया कर्ज। सद्दाम को लगता था कि कुवैत इंटरनेशनल मार्केट में जानबूझकर ज्यादा तेल निकालकर दाम गिरा रहा है, जिससे इराक की आर्थिक हालत और बिगड़ रही है। इराक को सबसे ज्यादा नुकसान उस चीज से हो रहा था जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, तेल। इराक चाहता था कि कुवैत प्रोडक्शन घटाए ताकि कीमतें स्थिर रहें, लेकिन मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं था। इराक और ईरान के 8 साल के भयंकर युद्ध में कुवैत ने इराक को $14 अरब का कर्ज दिया था। अब सद्दाम का तर्क था, यह लड़ाई हमने तुम्हारे लिए भी लड़ी थी, अब यह कर्ज नहीं, नुकसान की भरपाई है, माफ करो इसे। तीसरी और सबसे विवादित बात, सद्दाम का दावा था कि कुवैत कभी इराक का ही हिस्सा था। उन्होंने कहा, 1920 में अंग्रेजों ने साजिशन इसे हमसे अलग कर दिया था। अब वक्त आ गया है कि या तो कुवैत वापस आए या कम से कम उसका कुछ हिस्सा हमें लौटा दे। लेकिन कुवैत को अमेरिका और सऊदी अरब का
जबरदस्त सपोर्ट हासिल था, तो जाहिर है वो झुकने को तैयार नहीं था। हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। ऐसे में सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी एम्बेसडर अब्लास्पी को बुलाकर साफ साफ शब्दों में कह दिया, हमने दोस्ती निभाई है, मगर अगर हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बैठक के कुछ ही दिन बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2 अगस्त 1990 की रात, वक्त करीब 2 बजे, करीब 1.5 लाख इराकी सैनिक टैंक, ट्रक और हेलीकॉप्टरों के साथ कुवैत में घुस आए। कुवैत पर अचानक हमला बोल दिया गया। सद्दाम ने जो मांगे रखी थीं, वो अमेरिका और कुवैत दोनों को मंजूर नहीं थी और अब नतीजा सामने था। इराक की आर्मी उस वक्त दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फौज मानी जाती थी। वहीं कुवैत के पास मुश्किल से 17,000 सैनिक। चंद घंटों में ही इराक की टुकड़ियां कुवैत सिटी को चारों तरफ से घेर चुकी थीं। दोपहर होते होते इराकी टैंक कुवैत के शाही महल दसमान पैलेस तक पहुंच गए। कुवैत की एयरफोर्स के कुछ जेट्स जरूर उड़े, मगर दुश्मन पर बम बरसाने नहीं, बल्कि सऊदी अरब में पनाह लेने के लिए। कुवैत के अमीर शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह को हमले की भनक पहले ही लग गई थी। वो अपने मंत्रियों के साथ पहले ही सऊदी अरब भाग गए थे, लेकिन एक शख्स था जो भागा नहीं। अमीर का सौतेला भाई शेख फहद अल अहमद अल सबाह, जो खुद कुवैत आर्मी में कैप्टन थे। उन्होंने तय किया कि वो लड़ेंगे। राजमहल की छत पर कुछ कुवैती सैनिकों के साथ शेख फहद पिस्तौल लिए डटे रहे, लेकिन जब इराकी फौज वहां पहुंची तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। सबको गोलियों से छलनी कर दिया। अब कुवैत पूरी तरह सद्दाम की मुट्ठी में था। सिर्फ 6 घंटे में हालात इतने बिगड़ गए कि करीब 3 लाख लोग कुवैत छोड़कर भाग गए। लग रहा था सद्दाम का गेम प्लान काम कर गया है, लेकिन तभी अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर से खींचकर फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने इराक पर सख्त आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। अमेरिका में जमा इराक की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसी वक्त ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अमेरिका की यात्रा पर थीं। उन्होंने कहा, यह हमला हमें 1930 के दशक की याद दिलाता है, जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया था। अमेरिका और सोवियत संघ, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, दोनों ने मिलकर इराकी हमले की कड़ी निंदा की। यह सद्दाम हुसैन के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि अब ग्लास्पी के साथ हुई बातचीत में तो कहा गया था, अमेरिका इस मामले में दखल नहीं देगा। मगर अब हवा का रुख बदल चुका था। इसी दौरान एक अजीब घटना हुई। उसी दौरान एक ब्रिटिश फ्लाइट जो लंदन से दिल्ली जा रही थी, फ्यूल के लिए कुवैत एयरपोर्ट पर उतरी। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता था कि कुवैत पर अटैक हो चुका है, लेकिन फिर भी इस फ्लाइट को रोका नहीं गया। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, सद्दाम की फौज ने क्रू और पैसेंजर्स को पकड़ लिया। मकसद था इन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करके किसी भी बाहरी हमले से खुद को बचाना। इस सब के बीच सऊदी अरब ने तुरंत अमेरिका से मदद मांगी। वजह साफ थी, अगर इराक कुवैत तक पहुंच चुका है तो सऊदी अरब भी दूर नहीं। असल में 1940 के दशक से ही अमेरिका और खाड़ी के देशों जैसे UAE, कतर और सऊदी अरब के बीच एक अनोखा समझौता था। अमेरिका इन देशों को सिक्योरिटी देता और बदले में उन्हें तेल की बिना रुके सप्लाई मिलती। 7 अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने टेलीविजन पर आकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम अपनी 62वीं एयरबोर्न डिवीजन को सऊदी अरब भेज रहे हैं। यही था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत। वियतनाम वॉर के बाद पहली बार अमेरिका इतने बड़े स्केल पर विदेशी जमीन पर फौज उतारने जा रहा था। सिर्फ कुछ ही दिनों में करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक एयरलिफ्ट होकर सऊदी अरब पहुंच गए और अगले 6 महीनों में यह गिनती 1,30,000 तक पहुंच गई। उधर सद्दाम को अब अंदाजा लग गया था कि मामला हाथ से निकल सकता है। उन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लेना शुरू किया। अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर जब पेरिस में इराक के खिलाफ प्लान बना रहे थे तो सद्दाम ने चाल चली। कुवैत में काम कर रहे फ्रांस के 327 मजदूरों को रिहा कर दिया ताकि फ्रांस की सिंपैथी जीत सकें, और चाल काम भी कर गई। यूएन में जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्रा ने स्पीच दी तो उन्होंने कहा, इराक के कुछ दावे जायज लगते हैं। इतना ही नहीं,
सद्दाम ने एक और इमोशनल कार्ड खेला। वो इराक में बंदी बनाए गए ब्रिटिश नागरिकों से मिलने खुद पहुंच गए। लेखक कॉन कफलिन ने इस बारे में लिखा भी है। उस मुलाकात का एक सीन आज भी लोगों को याद है। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट में जब सद्दाम ने एक 7 साल के ब्रिटिश बच्चे स्टुअर्ट लॉकवुड से अरबी में पूछा, क्या तुम्हें आज दूध मिला? बच्चे के डरे हुए चेहरे ने कैमरे के उस पार पूरी दुनिया को सद्दाम के कब्जे में फंसे लोगों की हालत बता दी। हालात धीरे धीरे गरमाने लगे और फिर आया 16 जनवरी 1991 का दिन। प्रेसिडेंट बुश ने इराक पर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही घंटों में बगदाद और आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। सड़कें, पुल, पावर स्टेशन, ऑयल स्टोरेज ऑल गॉन। सिर्फ 4 हफ्तों में इराक के 4 एटॉमिक रिसर्च सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 100 से ज्यादा इराकी फाइटर जेट्स अचानक उड़कर ईरान में जा छिपे। वजह जानकर सब हैरान रह गए। बताया गया कि सद्दाम ने अपने पायलट्स को कहा था कि अगर उन्होंने अमेरिकी हमलों का सामना नहीं किया तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। डर के मारे सब भाग निकले। फिर आया 18 फरवरी 1991, जब इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज मॉस्को पहुंचे और वहां उन्होंने सोवियत यूनियन के सामने कुवैत से इराकी फौजें हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन सद्दाम हार मानने वाले कहां थे। उन्होंने नया हुक्म जारी किया, कुवैत के सारे ऑयल वेल्स में आग लगा दो। और ऐसा किया भी गया। धुएं के काले गुबार आसमान को ढकने लगे, लेकिन फिर भी जंग इराक हार रहा था। तेजी से हालात बिगड़ते देख जॉर्ज बुश ने अल्टीमेटम दिया, अगर 24 फरवरी तक इराकी सेना कुवैत नहीं छोड़ती तो हम जबरदस्ती हटाएंगे। फिर जो हुआ उसने सब तय कर दिया। 29,000 इराकी सैनिकों को पकड़ लिया गया और सद्दाम को आखिरकार पीछे हटने का हुक्म देना पड़ा। कुवैत पर झंडा फहराने का जो सपना सद्दाम ने देखा था वो 6 महीने में ही जलकर राख हो गया। वो वापस लौटे, लेकिन खाली हाथ और एक सबक के साथ। दुनिया अब बदल चुकी थी। लेकिन क्या ये सारी लड़ाई बस यूं ही शुरू हो गई थी या इसके पीछे भी कोई गहरी प्लानिंग थी? पर्दा तब उठा जब जुलाई 1990 में सद्दाम हुसैन और अमेरिका की एम्बेसडर अप्रैल ग्लास्पी के बीच हुई एक बातचीत का ब्यौरा सामने आया। ये वही बातचीत थी जो कुवैत पर हमले से ठीक 1 हफ्ते पहले हुई थी। किताबों में दर्ज है कि ग्लास्पी को सद्दाम ने अपने महल में बुलाया ताकि ये समझ सके कि बॉर्डर पर इराकी सेना की तैनाती पर अमेरिका क्या सोच रहा है। अब यहां पर जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। अप्रैल ग्लास्पी ने कहा, हमें आपके और कुवैत के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस फिर क्या था, सद्दाम को साफ साफ इशारा मिल गया कि अगर उसने हमला किया तो अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लास्पी के उस जवाब से सद्दाम को यही समझ आया कि अब तो रास्ता साफ है, कोई रोकने वाला नहीं। मगर जब इराक ने वाकई कुवैत पर हमला बोला तो अमेरिका सीधा मैदान में कूद पड़ा। डर यह था कि अगर सद्दाम ने कुवैत की तेल संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो इससे अमेरिका और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डगमगा जाएगी। और अमेरिका को यह डर भी था कि इतनी ताकतवर आर्मी के साथ सद्दाम कहीं सऊदी अरब की तरफ न बढ़ जाए। अगर ऐसा होता तो दुनिया के करीब आधे तेल के कुएं उसके कंट्रोल में आ जाते। फिर वो अपनी मर्जी से किसी को देता, किसी को रोक देता। इसीलिए अब दोस्ती की जगह खुली दुश्मनी की शुरुआत हो गई। 1990 में कुवैत पर हुए हमले से लेकर 2003 में सद्दाम की फांसी तक ये कहानी कई मोड़ों से गुजरी। अमेरिका ने तय कर लिया था कि अब सद्दाम को मिटाना ही होगा। इराक ने हमला किया। जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जोरदार हमला बोला। सिर्फ 42 दिनों में इराकी सेना बुरी तरह हार गई। सद्दाम को कुवैत खाली करना पड़ा। यह था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। लेकिन मजेदार बात यह रही कि हारने के बाद भी सद्दाम सत्ता में बना रहा। ना तो अमेरिका की सुनी, ना यूएन की। अब सवाल यह उठा कि जब अमेरिका ने हमला किया तब उसे सत्ता से हटाया क्यों नहीं? असल में अमेरिका को डर था कि अगर सद्दाम को हटाया गया तो कहीं कोई शिया लीडर सत्ता में ना आ जाए जो ईरान को सपोर्ट करता हो, और इससे ईरान को मजबूती मिलती
जो अमेरिका कभी नहीं चाहता था। दूसरा डर यह था कि सद्दाम के हटते ही इराक में कुर्द, शिया और सुन्नी समुदायों के बीच सीधा संघर्ष छिड़ सकता था। ऐसे में अमेरिका को वहां और लंबे समय तक रहना पड़ता, जिससे ज्यादा खर्च और सैनिकों की जान का खतरा बढ़ता। इसलिए अमेरिका ने एक नया रास्ता चुना, हटाना नहीं, बदनाम करो। सद्दाम को मिडिल ईस्ट का हिटलर कहा जाने लगा। मीडिया ने उसे एक ऐसे क्रूर तानाशाह के रूप में पेश किया जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। आरोप लगाया गया कि वह मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स यानी केमिकल और एटॉमिक बम बना रहा है। टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक हर जगह यही फैलाया गया कि इराक आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। कहा गया कि सद्दाम अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या थी? बहुत से एक्सपर्ट्स ने बाद में कहा, यह सब एक झूठ था, एक प्रोपेगेंडा। सबसे बड़ा झूठ यही था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार हैं। इसी बहाने CIA ने शिया और कुर्द समुदायों को सद्दाम के खिलाफ भड़काने के लिए कई सीक्रेट ऑपरेशन चलाए। इराक में 3 बड़े समुदाय थे, शिया, सुन्नी और कुर्द। सद्दाम खुद सुन्नी था और उसकी सरकार में सुन्नी समुदाय का दबदबा था, लेकिन शिया और कुर्दों को सद्दाम की हुकूमत से नफरत थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे सद्दाम की टॉर्चर पॉलिसीज थीं। शिया और कुर्दों के साथ उसकी सरकार का बर्ताव हमेशा से सख्त रहा था। ऐसे में अमेरिका ने इन्हीं दरारों को इस्तेमाल किया और धीरे धीरे सद्दाम को अंदर से तोड़ना शुरू किया। बस यहीं से अमेरिका ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। CIA को इराक के अंदर की फूट दिख गई थी और उन्होंने उसे हथियार बना लिया। उन्होंने शिया और कुर्द समुदाय को भरोसा दिलाया, अमेरिका तुम्हारे साथ है। अब वक्त आ गया है बगदाद में बगावत का। कुर्दों से कहा गया कि उत्तर से उठो, सेना को रोको। उन्हें हथियार दिए गए, पैसा पहुंचाया गया, ट्रेनिंग तक दी गई। लेकिन सद्दाम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। 1995 में उसने कुर्द विद्रोह को पूरी ताकत से दबा दिया। पर अब इराक अंदर से बिखर चुका था। फिर आया 11 सितंबर 2001, वो दिन जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन DC के पेंटागन पर अल-कायदा ने हमला किया। पूरी दुनिया दहल गई। जॉर्ज W. बुश को जैसे बहाना मिल गया। उन्होंने कहा, इराक में जो हो रहा है अब वो हम सब के लिए खतरा है। उन्होंने दावा किया कि सद्दाम हुसैन गुपचुप तरीके से मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बना रहा है और इसी बहाने मार्च 2003 में अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर दिया। उस वक्त तक इराक की सेना बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। 90 के दशक की जंग और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उधर शिया और कुर्द लड़ाके अब अमेरिका के साथ थे। बगदाद पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। सद्दाम के पास अब कोई रास्ता नहीं था। 3 हफ्ते भी नहीं लगे। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद अमेरिका के कब्जे में चला गया। सद्दाम का तख्त पलट हो गया और शिया समुदाय की सरकार सत्ता में आ गई। पर यहां जो सबसे दिलचस्प बात रही वो ये कि सद्दाम हुसैन सत्ता से हटने के बाद भी देश छोड़कर नहीं भागा। उसने जानबूझकर इराक में ही छिपने का फैसला किया। उसे मालूम था कि अगर पकड़ा गया तो मौत तय है। फिर भी वो छुपता रहा, लड़ता रहा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसके कई बॉडी डबल्स भी थे, जिससे असली सद्दाम को पहचानना आसान नहीं था। 8 महीने बाद अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को खबर मिली कि सद्दाम तिक्रित में है। 600 अमेरिकी सैनिकों ने तिग्रिस नदी के पास बने 2 फार्म हाउस घेर लिए। वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन पास की एक झोपड़ी के आंगन में जब मिट्टी हटाई गई तो एक लोहे का ढक्कन नजर आया। उसे हटाया गया तो नीचे एक सुरंग खुली। अभी सैनिक कुछ सोच ही रहे थे कि अंदर से 2 हाथ ऊपर उठे और एक आवाज आई, मैं सद्दाम हुसैन हूं, इराक का राष्ट्रपति, और बातचीत के लिए तैयार हूं। एक अमेरिकी सैनिक मुस्कुराया और बोला, प्रेसिडेंट बुश ने आपको हेलो कहा है। इसके बाद सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये थी कहानी सद्दाम हुसैन की। अब आप उसे एक बहादुर लीडर माने या एक क्रूर तानाशाह, यह आपकी सोच है। लेकिन एक बात तय है, सद्दाम जैसा किरदार बहुत कम पैदा होता है। जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग आते हैं
जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिद और हिम्मत की क्या कीमत होती है। सद्दाम हुसैन चाहे दुनिया के लिए कितना भी विवादास्पद रहा हो, पर उसकी कहानी हमें यह भी दिखाती है कि इंसान अपने घर, अपने देश और अपनी पहचान के लिए कैसे लड़ता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। हम सबकी अपनी सोच हो सकती है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन इंसानियत हमें एक साथ जोड़ती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के पीछे एक जज्बा होता है, एक कहानी होती है जिसे समझना भी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।